हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023 और इससे जुड़े विवाद पर। सबसे पहली बात है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और एफसीए एक्ट 1980 भारत में पहले से मौजूद है। तो अब नया क्या किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को ही बदला जा रहा है। इसे वन संरक्षण अधिनियम बिल भी कहते हैं। लेकिन 1995 में जब गोदवर्मन जी ने सबसे पहले एक रिट डाली थी नीलगिरी फॉरेस्ट को बचाने के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट को बचाने के लिए भारत में पहली बार बात कही थी। उसके बाद से ही इस रूल में सबसे पहली दिक्कत है कि ये फॉरेस्ट शब्द के स्कोप को कम करता है। ये कहता है कि जो फॉरेस्ट रिकॉर्डेड हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में और जो 1980 फॉरेस्ट एक्ट के बाद रिकॉर्डेड है, उन्हीं को सिर्फ फॉरेस्ट माना जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये 40% अरावली रेंज और नियामागिरी हिल्स जो कि 95% है उनको बर्बाद कर सकता है। लेफ़्ट में हम एक मैप देख रहे हैं। नियामागिरी उड़ीसा में पड़ता है, जहाँ डोंगरिया कोंड के ट्राइबल लोग रहते हैं। और ये पिछले 5 साल से लड़ रहे थे क्योंकि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट माइनिंग करना चाहती थी। ये रहा नियामागिरी उड़ीसा में, और माइनिंग हो रही थी यहाँ पर बॉक्साइट की। तो यहाँ पर जो खतरा है, ये खतरा बाकी कई जगहों पे हो सकता है क्योंकि फॉरेस्ट को डी नोटिफाई कर लिया जाएगा। अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के हमारे बॉर्डर पर आने वाले फॉरेस्ट की। तो जो दूसरा है एग्जेम्पशन फॉर बॉर्डर इंफ्रा, तो बॉर्डर जो कि 100 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है, वहाँ पर भी फॉरेस्ट को फॉरेस्ट अब डी नोटिफाई किया जा सकता है। आप लेफ़्ट में मैप पर देखेंगे तो आपको बॉर्डर में कितने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दिखेंगे, और ये तो कुछ एलेबोरेटेड है। तो इस हिसाब से यहाँ पर वेरिएबल डिस्टेंस किया जा सकता था। जैसे त्रिपुरा बहुत छोटा है तो 100 किलोमीटर से कम वहाँ पर रेंज दे सकते थे। इसके अलावा सजेशन हमारा ये भी था कि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक जो 100 किलोमीटर की रेंज है इसको बढ़ा देते, तो जहाँ घटाना था घटाते, बढ़ाना था बढ़ाते। इसके अलावा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो कि दोनों हाउस यानी राज्य और लोकसभा से मिलकर बनी थी, उसने भी इसको दरकिनार किया और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर कोई भी इन्होंने बताया नहीं कि बिल में क्या कमियां हैं, जबकि बताया जाता है 1200 ऑब्जेक्शंस आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स और एनजीओज़ के द्वारा, लेकिन उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, आप लेफ़्ट में एक पेपर देख सकते हैं, रिसर्च पेपर, और आप देख सकते हैं मिशमीज जो अरुणाचल में है, उनका क्या होगा क्योंकि वो उन्हीं फॉरेस्ट में रहते हैं और वो बेघर हो जाएंगे। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया है। फिफ्थ, हम इसकी कमज़ोरी देखेंगे तो स्टेट और सेंटर दोनों इस पे ही काम कर सकते हैं। ये कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट आता है, लेकिन अब इस चीज़ के बाद सेंटर के तरफ इसका पाला पड़ जाएगा, और क्योंकि ये नोटिफाई और डी नोटिफाई सेंटर ही फॉरेस्ट को एक तरफा कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कुछ अच्छी चीज़ों की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यांमार बॉर्डर में जो कल्टीवेशन होता है वो आसान हो जाएगा क्योंकि फॉरेस्ट को हम डिफॉरेस्टेशन में कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि ये ग्रीनरी को बढ़ाएगा फॉरेस्ट के बाहर, क्योंकि फॉरेस्ट जो नहीं है उनमें ये फॉरेस्टेशन भी कर सकता है। ये इसमें एक अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। लेकिन ये अगर हम देखें जो कि इंडिया स्पेंड हमें बताता है, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि कैसे श्रीलंका के 3 गुना बराबर के हिस्से को ये डाइवर्ट कर सकता है, जो फॉरेस्ट है उसको नॉन फॉरेस्ट में, और वहाँ पर माइनिंग, एग्रीकल्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा सकता है। तो ये खतरनाक भी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमें पता लगता है कि इंडियन बॉर्डर 15,000 किलोमीटर्स है। तो अगर इंटरनेशनल बॉर्डर वाला रूल अप्लाई किया गया तो काफ़ी हद तक यहाँ के भी फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर सकते हैं। और हम अगर और बात करें इसमें डिटेल की, तो देखिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है और वहाँ पर एक हाईवे या ब्रिज बनना है, तो अब इस लॉ के द्वारा इसे आसानी से बनाया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी इससे कहीं ना कहीं हार्म ज़रूर होगी। तो ये बिल अच्छा और नुकसान दोनों लेके आता है। हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।